नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम सिंह राजपूत की मौत हुई थी। उसके बाद में तमाम थ्योरियां लगाई जा रही थी, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की और एक प्रोफेशनल पुलिस के बजाय उन्होंने जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इस पूरी की पूरी मिस्ट्री को दबाने की कोशिश की, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता पटना पुलिस के पास पहुंचे, फिर मामला सीबीआई के पास पहुंचा और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती जो इस मामले की सबसे बड़ी संदिग्ध थी, और अभी मामला ये आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ही इस मामले की सबसे बड़ी सूत्रधार है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, वहां जाकर मांग करती है कि पटना पुलिस द्वारा मेरे खिलाफ जो जांच हो रही है उसको मुंबई पुलिस को दे दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों कर रही थी, इसके भी राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। दरअसल जो कॉल डिटेल सामने आई है रिया चक्रवर्ती की, उसमें साफ है कि वो एक मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी के संपर्क में थी, महेश भट्ट के संपर्क में थी, जिसको लेकर उसके तमाम फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर घूम रहे थे। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि वो भी इस मामले में एक पार्टी बनना चाहते हैं। बिहार पुलिस पहले से अपना जवाब दे चुकी है, सीबीआई इसमें एक पार्टी बनने के लिए तैयार हो गई है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। तो रिया चक्रवर्ती इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती है, लेकिन वही रिया चक्रवर्ती जब खुद फंसने लगती है तब वो सीबीआई की जांच को रोकने की भी मांग करती है। दरअसल महेश भट्ट के साथ में रिया चक्रवर्ती की जो तस्वीरें सामने आई थी, तभी से कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि हो न हो इस मामले में महेश भट्ट और इनका पूरा का पूरा जो गैंग है वो शामिल है। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरीके से मीडिया के द्वारा और मुंबई पुलिस के द्वारा भटका दिया गया है, इसमें नेपोटिज्म पर चर्चा होती रही, लेकिन बार बार मुंबई पुलिस इस मामले को आत्महत्या का मामला बनाती रही। जिस तरीके के ट्वीट आए थे महेश भट्ट के या दूसरे लोगों के, वो सवाल खड़े करने वाले थे। कोई भी प्रोफेशनल पुलिस होती है या जांच एजेंसी होती है, सबसे पहले उन लोगों को तलाशती है जिनको किसी की मौत से फायदा होने वाला होता है, उन्हीं लोगों को मुख्य आरोपी बनाया जाता है और जरूरत पड़ती है तो कई लोगों को शुरुआत में गिरफ्तार भी किया जाता है जिससे कि वो सबूतों को मिटा न सके। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी अपराधी के तौर पर, आरोपी के तौर पर देखी जा रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए महेश भट्ट जैसे लोगों को, करण जौहर जैसे लोगों को, या जो दूसरे लोग इस तरीके के बयान दे रहे थे जिनसे ऐसा लगता था कि जो मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के लिंक है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया मुंबई पुलिस ने। उससे यह सवाल उठता है कि ऐसा मुंबई पुलिस क्यों कर रही थी। अब तक जो जांच पटना पुलिस ने की और उसके बाद सीबीआई इस मामले को देख रही है, ईडी इस मामले को देख रहा है, तो साफ तस्वीर निकल कर आती है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अपराधी अगर कोई है या आरोपी कोई अगर है तो वो रिया चक्रवर्ती, उसका भाई सौविक चक्रवर्ती, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती, इन सभी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा नाम का वो हाउस कीपिंग मैनेजर जो कि रिया चक्रवर्ती ने विशेष तौर पर रखा था, उसके साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसको भी, जो सतीश पिठानी को भी इसमें लिया गया है, और श्रुति मोदी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसका भी नाम है। सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसमें धारा 120 भी लगाई गई है और 120 भी वहां लगती है कि जब अपराध में शामिल कई लोग होते हैं और उन सभी को बराबर का शरीक माना जाता है, तब धारा 120 भी लगाई जाती है। इसके अलावा 306, 341, 342, 380, 406, 420 और 506 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। अभी तक जो डिटेल सामने आई है उसमें महेश भट्ट की बड़ी भूमिका निभाई जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पहले सुशांत के साथ क्लोज होती है, उसके बाद में उसके सभी नौकरों को बदल देती है, एक मैनेजर रख देती है और उसके बाद में वो लगातार महेश भट्ट के भी संपर्क में रहती है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है और वो रिया चक्रवर्ती के साथ में जुड़ जाता है। तो ये सारी कहानी पूरी तरीके से फिल्मी दिखाई देती है। यहाँ एक विलेन है, जिसे आप लेडी विलेन कह सकते हैं। यहाँ विलेन के पीछे एक उसका सरगना भी है, वो उससे डायरेक्शंस लेती है और फिल्मों की तरह से ही एक व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में फंसा लिया जाता है, उसके तमाम पैसों को ट्रांसफर कर लिया जाता है, उसके नाम पर कंपनी खड़ी की जाती है, वो व्यक्ति फंस जाता है और बाद में उसकी मौत को आत्महत्या का रूप देने में भी लोग कामयाब हो जाते हैं।
रिया चक्रवर्ती की जो भूमिका है उसके साथ महेश भट्ट जैसे लोगों के जुड़े होने से ये वो पूरा का पूरा ऐसा एक मिस्ट्री बनाई गई। आप कह सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में हत्या की गई सुशांत सिंह राजपूत की, और सुशांत सिंह राजपूत से पहले जिस तरीके से उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या हुई थी, जिसको भी मुंबई पुलिस ने आत्महत्या ही मान लिया था। जबकि जो प्रोफेशनल पुलिस होती है, कोई जांच एजेंसी होती है, किसी भी व्यक्ति के कहने से या किसी व्यक्ति के बयान से या एफआईआर से उस किसी बात को हत्या या आत्महत्या नहीं मानती है, वो तथ्यों को सबसे पहले खंगालती है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, वो अपने आप में संदेह के घेरे में है। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से तमाम अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन रिया चक्रवर्ती जिसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले सवाल उठा रहे थे, उसको गिरफ्तार न करना, यह भी महेश भट्ट जैसे लोगों के दबदबे के कारण है। क्योंकि महेश भट्ट सेकुलर पंथी अपनी राजनीति चलाते हैं और इसी वजह से उनकी नजदीकियां एनसीपी और कांग्रेस के साथ भी हैं और शिवसेना के साथ भी हैं। ऐसे लोगों के दबदबे की वजह से मुंबई पुलिस पूरी जांच को भटकाने का काम करती है। बिहार पुलिस जब जांच के लिए जाती है उसको सहयोग नहीं किया जाता है, और बिहार के एक आईपीएस अधिकारी जब वहां जांच के लिए जाते हैं तो उन्हें जबरदस्ती क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। यानी कि जो जांच की दिशा है उसको जानबूझकर मोड़ने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की। अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती या महेश भट्ट से कितना पैसा लिया होगा। रिया चक्रवर्ती क्या पैसा देगी, इससे तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की 3 साल की जो रिटर्न है उसमें पहले उसने 10 लाख की अपनी आमदनी बताई, फिर 12 लाख की बताई, और फिर उसने सालाना आमदनी 14 लाख बताई है। तो इतनी कम सैलरी वाली या इतनी कम कमाने वाली महिला किस तरीके से पुलिस को अपने कब्जे में ले सकती है, ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ सतीश नामसिंधे नाम के जो वकील हैं वो मुंबई के सबसे महंगे वकीलों में गिने जाते हैं, क्योंकि सलमान खान और संजय दत्त का केस इन्होंने लड़ा था। ऐसे वकील को सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती अपना वकील नियुक्त करती है। इसका सीधा मतलब है कि उनको मोटी जो फीस दी गई है वो रिया चक्रवर्ती के बस की बात नहीं है। वो महेश भट्ट जैसे या करण जौहर जैसे या बड़े कोई जो भी पीछे लोग हैं जो रिया को बचाना चाहते हैं, क्योंकि रिया अगर फंसेगी तो उन तक जांच की आंच जरूर आएगी। ऐसे लोगों ने ही सतीश मानसिंधे की जो फीस है वो दी है। अब ये भी सवालों के घेरे में। ईडी ने जब उससे पूछा कि तुम्हारी आमदनी 10 लाख, 12 लाख और 14 लाख है, तो फिर तुम कैसे एक 60 लाख की प्रॉपर्टी और एक 85 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेती हो, तो उसने कहा कि ये मैंने लोन लेकर खरीदी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसकी आमदनी लाख रुपए महीने या 1.25 लाख रुपए महीने होती है, वो 85 लाख और 60 लाख के 2 फ्लैट खरीदने की हिम्मत नहीं करता है। दिल्ली जैसे शहर में या नोएडा जैसी जगह पर भी जो आसपास के जो एनसीआर का इलाका है, यहाँ भी अगर व्यक्ति 1 लाख की आमदनी रखता है तो वो इतने बड़े शौक नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती जो अपने शौक पूरे कर रही थी वो कहीं और से पैसा आ रहा था, जिसको लेकर सीबीआई में अब यह मामला चल रहा है। ईडी जिसकी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चल रहा है, साथ ही साथ आपराधिक साजिश का यह मामला है। इसमें निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच जब आगे बढ़ेगी तो महेश भट्ट जैसे लोगों के खिलाफ भी इसमें नाम जोड़ लिए जाएंगे, क्योंकि 120 भी धारा पहले ही लग चुकी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो, इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि क्या माया नगरी की माया से प्रभावित होकर या माया का अपना हिस्सा लेकर महाराष्ट्र की सरकार ये सब कर रही है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और सीबीआई ने जो केस दायर किए हैं उसकी अगर धाराओं को मैं आपको डिटेल में बताऊं तो 120 भी सीधे तौर पर आपराधिक षड्यंत्र के लिए लगाया जाता है। उसके अलावा जो आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए 306 लगती है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन यानी किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकने के लिए 341 लगाई जाती है, और किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेने पर 342 लगाई जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चोरी के लिए इसमें धारा लगाई गई है 380, और साथ ही साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 406 भी लगाई गई है। इसमें चीटिंग के लिए 420 भी लगाई गई है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए यहाँ पर 506 धारा लगी हुई है। जब इतनी जघन्य धाराओं को लेकर सीबीआई ने टीम बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है, उसके बाद भी जो महाराष्ट्र पुलिस है या महाराष्ट्र की सरकार है उसको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि वो इस मामले को थोड़ा बहुत तो ईमानदारी से देखे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें अब जवाब अपना देना है। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि अब तक उन्होंने इस जांच में किया क्या है, किन किन लोगों से पूछताछ की है, क्या क्या सवाल थे, और किस एंगल को लेकर महाराष्ट्र की पुलिस आगे बढ़ रही है। अगर सीबीआई की बात की जाए तो इसमें मनोज शशिधर की अगुवाई में
जो कि डीआईजी है, और साथ ही साथ गगनदीप इसको देखेंगे, और अनिल यादव को इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, आईओ बनाया गया है। तो ये 3 लोगों की टीम गठित की गई है सीबीआई के द्वारा, और निश्चित तौर पर सीबीआई चूंकि एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी है, वो इस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ेगी, ऐसा विश्वास न केवल सुशांत के परिवार वालों को है बल्कि सभी लोगों को है। यार रिया चक्रवर्ती को लेकर इस बात से भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से रिया ने पहले घर के सभी नौकरों को बदल दिया और उसके बाद सुशांत के सभी परिवार वालों को भी उससे अलग कर दिया, जिसको लेकर उसकी बहनों ने भी बताया, उसके माता पिता ने भी बताया, तो ये सीधे तौर पर जो धाराएं लगी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की हो या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, वो इसी बात को लेकर लगाई गई है। तो ये बहुत लंबी साजिश की तरफ इशारा करता है, और ये साजिश कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, ये कई सालों का मामला है। और जब उन्हें लगा कि अब उनका राज खुल जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब जब पैसा उनके पास खत्म होने लगा तो इसको लेकर सवाल करने लगे थे, और इसकी तस्दीक उनके कुक ने भी की है कि उन्होंने एक बार इशारों में कहा था कि तुम लोग खर्चे ज़्यादा कर रहे हो, इसको थोड़ा सा कम करो, जबकि वहाँ रिया चक्रवर्ती को सुनाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था। तो निश्चित तौर पर जब कोई राज खुलने को होता है तो इसी तरीके की कहानियां फिल्मों में होती हैं, और चूंकि ये सभी लोग फिल्मी हैं इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने फिल्मी तरीका ही चुना है। तो इस मामले में फिल्मी कहानी को खोलने के लिए एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, केंद्र सरकार इसको देख रही है। तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि जल्द ही इस मामले के सभी राज आगे आकर खुलेंगे, और रिया चक्रवर्ती हो या महेश भट्ट या फिर कोई और राजनेता वो बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।